नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में नेमाटोड की समस्या और रोकथाम के उपाय। इन दिनों कद्दू वर्गीय फसलों में फूल और फल बन रहे हैं। इसी समय फसल में कई हानिकारक कीट और रोग पनपने लगते हैं। इन्हीं में से आज हम बात करेंगे नेमाटोड की, जो कि फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं। तो इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे सूत्रकृमि या नेमेटोड की। नेमेटोड एक ऐसी समस्या है जो सब्जियों से लेकर दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें और जो धान वाली फसलें हैं उनमें भी एक समस्या बनी रहती है। सूत्रकृमि मुख्यतः चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, शकरकंद आदि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रसित पौधा मुरझा जाता है तथा पौधा बौना रह जाता है। पौधों को उखाड़ कर देखने पर यह दिखता है कि जड़ें सीधी ना होकर आपस में गुच्छा बना लेती है। जड़ों पर गांठें बनकर फूल जाती है और पौधों में फूल व फल देरी से लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ये जो सूत्रकृमि जो होते हैं या नेमेटोड जो होते हैं सामान्यतः मिट्टी में ही रहते हैं, तो इनके नियंत्रण की शुरुआत अपने को मिट्टी से करनी होगी। तो जब भी किसान भाई कोई भी फसल की बुआई करे, नीम की खल 250 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये बुआई में आप उपयोग करें। इसके साथ कुछ जैविक नियंत्रक आते हैं जिनको वो गुणित करके बुआई से पूर्व खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैविक नियंत्रक है वो है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम। दूसरा जो मुख्य जैविक नियंत्रक है वो है पेसिलोमाइसिस लिलासिनस। तीसरा जो जैविक नियंत्रक है वो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। उसके गुणन के लिए लगभग 100 किलोग्राम खाद किसान है वो ले लें और उसको पक्के फर्श पे फैला लें। फर्श पे फैलाने के बाद में जो ये जैविक नियंत्रक है, इनकी 1 से 4 किलोग्राम जो मात्रा है वो पाउडर मिला लें और उसमें थोड़े थोड़े पानी का छिड़काव कर दें और लगभग 7 से 10 दिन में ये इनका गुणन पूर्ण होता है। तो इनके गुणन को अच्छी तरह से करने के लिए किसान है रोजाना सुबह शाम उस पर थोड़ी थोड़ी नमी बनाए रखने के लिए पानी डालते रहें, जिससे नमी बनी रहेगी और उनका गुणन अच्छा हो जाएगा। गुणन अच्छा होने से इनकी जो संख्या है वो खाद में अच्छी हो जाएगी। फिर जैसे ये जमीन में जाएंगे तो उनकी संख्या अच्छी रहेगी और जमीन में जो पोषक तत्व है उनका इस्तेमाल करके ये जैविक नियंत्रक हैं वो गुणित होंगे। और जो नेमेटोड है उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे अंडे हैं, उसका जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है उसके ऊपर सीधा आक्रमण करके उनका नियंत्रण कर लेंगे। अगर रोकथाम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक विधियों का समावेश करके ही सूत्रकृमियों की रोकथाम की जा सकती है, जिसमें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए। इससे मिट्टी पड़े कृमि के अंडे तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। फसल लगने के 20 से 25 दिन पहले कार्बनिक खाद को मृदा में मिलाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूत्रकृमि का प्रयोग अधिक हो वहां पर उचित फसल चक्र को अपनाएं। अंतर्वर्तीय फसल के रूप में शतावर और गेंदे की 2 से 3 कतार मुख्य फसल के बीच में लगाएं। इन फसलों की जड़ों से निकलने वाला पदार्थ कृमि की रोकथाम में प्रभावी पाया गया है। सब्जियों में सूत्रकृमि नियंत्रण करने के लिए लगभग 8 जो रो हैं उसके बाद में 1 रो है वो इसकी हजारिया गेंद की लगानी चाहिए। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो जो हजारिया गेंदा है उसकी जड़ से जो केमिकल निकलता है टेजिक्टिन, वो क्या है नेमेटोड को दूर भगाने या रेपेलेंट का काम करता है और उसके अलावा किसान को अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो जाता है। इसी तरह जो बागवानी वाली फसलें हैं उनके जो पेरीफेरी या थावड़े होते हैं उन थावड़ों में भी हजारे के फूल आप लगा के सूत्रकृमियों का काफी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। इसी तरह इन जैविक नियंत्रकों का आप गुणन करके सिंचाई के साथ में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको गुणित करने का तरीका क्या होता है, तीनों ही जैविक नियंत्रक चाहे वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम हो, पेसिलोमाइसिस लिलासिनस हो या फिर स्यूडोमोनास हो, इनको आप 200 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर डाल के और उसमें 1 किलो गुड़ डाल लें। उसके बाद 6 से 7 दिन इनका गुणन हो जाएगा। गुणन के बाद में आप लगभग 100 लीटर जो ये गुणित जैविक नियंत्रक हैं इनको 4
0.4 हेक्टेयर या 1 एकड़ में आप सिंचाई के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रसायन भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कार्बोफिरान है, तो बुआई से पूर्व कार्बोफिरान है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनका उपयोग भी करके किसान है जो नेमेटोड को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं। इससे अच्छा लाभ वही किसान ले पाते हैं जो उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि किसान पशु खरीदते समय ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो जो किसान मुर्रा भैंस खरीद कर पालन करना चाहते हैं, वे इसे खरीदते समय इसकी सही पहचान कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। ये व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास है। नींबू के बागों से अधिक उत्पादन के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि देखरेख की कमी होने पर कई समस्याएं आती हैं, जिससे पौधों पर फूल और फल कम लगने लगते हैं और रोग और कीट भी नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं से पौधों को बचाने के लिए नींबू के बाग में कौन-कौन से कार्यों को करें। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं उन किसानों के लिए जो नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। नींबू के बाग में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनको समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको नींबू के बाग से उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा और हानि उठानी पड़ेगी। नींबू वर्गीय फसल की खेती में अभी बरसात के समय सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है सिट्रस कैंकर की। सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है और जैसा कि हम देखते हैं बरसात में इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब ये पुराना होने लगता है तो ये भूरा रंग का हो जाता है और जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है ये। इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियाँ हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दे। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दे और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं, जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं, इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्टेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। नींबू के बागों में फलों के फटने की भी एक गंभीर समस्या है।
यदि किसान भाइयों नींबू के फल ही फट जाएंगे तो ऐसे फलों का क्या बाजार भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू के बाग में एक निश्चित अंतराल पर सिंचाई करें। बाग में समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बोरेक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। खासकर जो किसान भाई, उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि उनके जो फूल आते हैं पेड़ों पर और जो फल लगते हैं, उनके झड़ने की समस्या से सब किसान भाइयों का सामना होता है। वो कहते तो हैं कि फूल बहुत लग रहे हैं, फल भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में फूल लगते हैं और शुरुआत में जितने फल दिखाई पड़ते हैं, अंत तक वो उसका उत्पादन नहीं ले पाते हैं। जब आपके नींबू के पौधों पर फूल की कलियां दिखाई पड़ती हैं, उस समय आप प्लानोफिक्स इसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कीजिए। और इसके बाद जब फूल खिलने शुरू होते हैं, उस समय आप कोई छिड़काव ना करें। और जब इसमें आप चना के आकार का जब इसमें फल लग जाता है, उस समय आप फिर से एक बार इसका छिड़काव कर सकते हैं। जब आप प्लानोफिक्स का छिड़काव फूलों पर और फल लगने के बाद करते हैं तो फलों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जोधपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर जोधपुर तथा इससे सटे इलाकों के किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है और इस दौरान बारिश हो सकती है। मौसम की परिस्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुसमांड कुल की सब्जियों में फल छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है, इसलिए खेत का निरीक्षण करें तथा कीट प्रकोप होने पर मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाकर वर्षा के दिन कतारों के बीच छिड़काव करें। इस समय कपास की फसल में चितकबरी सुंडी का प्रकोप देखा जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए फेनबेलरेट 20 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल इस समय फूल बनने की अवस्था पर है। इस अवस्था पर 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से वर्षा के दिन या सिंचाई के बाद तुरंत दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि के तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बत्तख पालन को अपना सकते हैं एवं बत्तख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं, वह तालाब में मछली पालन सह बत्तख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बत्तख
पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5,000 किलोग्राम मछली, 15,000 से 18,000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है। अब खाकी कैम्बल बत्तख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे, उसमें सबसे पहले चूजा और चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे, वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल जरूर होता है, लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बत्तख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है, उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है, ताकि जो चूजे 1 दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जब एक जगह बत्तख इकट्ठा हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उन्हें ठंड लग रही है, तो ऐसे में आप तापमान को निर्धारित करेंगे और जहाँ पे आप चूजा पालन कर रहे हैं वह जगह में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा भी हो। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह लेयर दाना पे आपको जाना होगा। जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा, उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। करीब करीब आहार का 4% से 6% हम कहते हैं कि उसमें कैल्शियम का ज़रूर उपलब्धता हो। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली, जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।